हर रोज हम 3 टाइम खाना खाते हैं, लेकिन कभी सोचा है वो खाना पच रहा है या शरीर में सड़ रहा है? कई बार हम कहते हैं कि मैं अच्छा खाता हूं, फिर भी कमजोरी है। खाना खाने के बाद भारीपन महसूस होता है, गैस बनती है, पेट फूलना और थकान रहती है। तो समझिए कि आपका खाया हुआ भोजन ऊर्जा नहीं बना रहा, बल्कि वो विष में परिवर्तित हो रहा है, जहर में बदल रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमित शर्मा, आयुर्वेदिक स्पेशलिस्ट। और आज हम समझेंगे कि खाना पचने और सड़ने में क्या अंतर है, इससे शरीर पर क्या असर पड़ता है, और लास्ट में आपको कुछ बताऊंगा ऐसे आसान और आयुर्वेदिक उपाय जिनसे आप इस खाने की सड़न से बच सकते हैं, और जो भी आप खाएंगे उसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट आपके शरीर पर जरूर देखने को मिलेगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आयुर्वेद और मॉडर्न मेडिकल साइंस से रिलेटेड सारी जानकारी सबसे पहले मिले आपको। तो शुरू करते हैं बिना किसी देर के। आज का विषय सबसे पहले समझते हैं कि डाइजेशन होता क्या है। कोई भी आदमी या हम जब भी खाना खाते हैं तो उस डाइजेशन के 2 पार्ट मेनली होते हैं। एक मैकेनिकल डाइजेशन होता है और दूसरा होता है केमिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन की अगर हम बात करें तो जब हम खाना खाते हैं, कोई भी फूड पार्टिकल, रोटी चावल सब्जी कुछ भी हम खा रहे हैं, तो वो हमारे दांत उसको चबाकर जो हमारे लार्ज पार्टिकल्स होते हैं उनको फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट करते हैं। मतलब च्यूइंग से, चबाने से वो जो खाना है वो छोटे पार्टिकल्स में टूटता है। इसी के साथ में जो हमारी सेलिवरी ग्लैंड्स होती हैं, लार ग्रंथियां होती हैं, उनसे सलाइवा यानी कि लार सीक्रेट होता है, जो उस खाने को गीला करता है। और साथ में जो टंग, हमारी जीभ है, वो उस खाने को रोटेट करती रहती है, ताकि सेलिवरी ग्लैंड से निकलने वाला सलाइवा हमारे खाने के चारों तरफ वो प्रॉपर तरीके से उसके संपर्क में आ पाए। तो ये तो हुआ मैकेनिकल डाइजेशन। अब केमिकल डाइजेशन की बात करें, जहां पर डाइजेस्टिव एंजाइम्स काम करते हैं, तो ये पार्ट भी हमारा बक्कल कैविटी यानी मुंह से ही शुरू हो जाता है। क्योंकि सेलिवरी ग्लैंड से जो सलाइवा निकलता है, लार निकलती है, उसमें सेलिवरी एमाइलेज एक एंजाइम होता है जो स्टार्च पे काम करता है। तो जैसे स्टार्च हमारे मुंह में जाता है, खाना हम खा रहे हैं, सेलिवरी ग्लैंड से सलाइवा निकलेगा, उसमें सेलिवरी एमाइलेज होता है जो स्टार्च का डाइजेशन वहीं पर स्टार्ट कर देता है। यहाँ मैकेनिकल डाइजेशन के बारे में मैं एक विशेष चीज अगर आपको बताऊं, तो हमने कोशिश करनी है कि हमने खाने को खाना नहीं है, हमने खाने को पीना है। पीने से मतलब है कि 30 से 32 बार कम से कम हमने एक गिलास को चबाना है। ऐसा करने से सेलिवरी ग्लैंड से हमारा सलाइवा ज्यादा जैसे जब तक निकलता रहेगा, वो मिक्सअप होके इस खाने को लगभग लिक्विफाई कर देता है, ताकि इसके अगले स्टेप के डाइजेशन के लिए ये एक सूटेबल फॉर्म होती है। इसके बाद जो खाना है वो स्टमक में जाता है, पेट में जाता है। वहां पर 2 काम होते हैं। पहला तो एसिड का सीक्रेशन होता है, जो गैस्ट्रिक जूस होता है हमारा, उसमें HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये निकलता है, और वो हाईली एसिडिक होता है। 2 से 4 के बीच में उसकी पीएच वैल्यू होती है। उसका जो पर्पज है, एक तो अगर हमारे खाने के साथ में कोई बैक्टीरिया, कोई विषाक्त पदार्थ जाता है, तो वो एसिड, वो तेजाब उसको न्यूट्रलाइज करता है, और साथ में पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है। ये एक एंजाइम होता है जो हमारे प्रोटीन डाइजेशन के लिए जरूरी रहता है। तो बिना HCl के, बिना एसिड के हमारा पेप्सिन एक्टिवेट नहीं होगा, पेप्सिनोजन एक्टिवेट नहीं होगा, पेप्सिन नहीं बनेगा। लेकिन अगर ये एसिड ज्यादा मात्रा में सीक्रेट होने लगे, तब वो हमारे पेट की जो आंतें होती हैं, वॉल्स होती हैं, उनको गलाने लगता है, और उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसको सेफ्टी के लिए मदर नेचर ने हमें दिया है म्यूकस। म्यूकस का सीक्रेशन होता है ताकि हमारे स्टमक की वॉल्स पे इस एसिड का कोई निगेटिव इंपैक्ट ना पड़े। ये सारे गैस्ट्रिक जूसेस यहाँ पर मिलकर खाने में एक टर्निंग मूवमेंट होती है स्टमक की, तो वो इन गैस्ट्रिक जूसेस को इस खाने के साथ में लगातार मिलाता रहता है, और एक लिक्विफाई फॉर्म होती है, सेमी डाइजेस्टिव फॉर्म जिसको हम काइम कहते हैं, वो आगे इंटेस्टाइन में जाता है। इंटेस्टाइन में वी रिसीव बाइल फ्रॉम लिवर, गॉल ब्लैडर में कंसंट्रेट होकर बाइल हमारा आता है, जो हमारे खाने में पाए जाने वाले फैट को डाइजेशन के लिए बहुत जरूरी रहता है। साथ में पैंक्रियाटिक एंजाइम्स जो स्टार्च, फैट और प्रोटीन, इन तीनों के डाइजेशन के लिए जरूरी रहते हैं। वहां से हमें वो एंजाइम्स मिलते हैं, और खाना हमारा एक कंप्लीट डाइजेशन इंटेस्टाइन में हो जाता है। इसके बाद में ये सारा जो डाइजेस्टेड फूड है ब्लड सर्कुलेशन में जाके एब्जॉर्ब हो जाता है, बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है जहां पर उसकी जरूरत है, और जो अधपचा या जो शरीर के लिए जरूरी तत्व नहीं है, वो मल द्वार से, मल के रास्ते से बाहर निकल जाते हैं। तो ये तो कंसेप्ट है जो मॉडर्न मेडिकल साइंस कहती है। अब जानते हैं आयुर्वेद क्या कहता है। आयुर्वेद में के हिसाब से अगर हम देखें तो शरीर में एक शक्ति होती है जिसे हम जठराग्नि या डाइजेस्टिव फायर कहते हैं, जिसको हम गैस्ट्रिक जूसेस से कोरिलेट कर सकते हैं। अगर ये अग्नि संतुलित है, इक्विलिब्रियम में है, सम अवस्था में है, तो हर भोजन को रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये 7 धातुएं होती हैं, उनको वो कॉन्सिक्वेंटली वो बदलता रहता है। रसाद रक्तम ततो मासम, मासान मेदो ततो अस्थि, अस्थना मज्जा ततो शुक्रम, शुक्रात गर्भम प्रजायते।
आयुर्वेद कहता है कि अगर ये अग्नि हमारी समावस्था में है तो रस धातु बनेगी, रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा और मज्जा से शुक्र। ये 7 धातुओं में बदलता है। लेकिन अगर ये अग्नि मंद हो जाए, वीक हो जाए, डाइजेस्टिव फायर हमारी कमजोर हो जाए, तो खाना अधपचा रह जाता है और आम यानी टॉक्सिन, इस तरह से विष की उत्पत्ति होती है, जिसको मॉडर्न साइंस में हम इंटरमीडिएट मेटाबोलाइट्स कह सकते हैं। वहीं अगर हम मॉडर्न मेडिकल साइंस की दृष्टि से देखें, जब खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता तो इंटेस्टाइन में अनडाइजेस्टेड पार्टिकल्स, या तो उनका हम कहें बहुत देर तक जो पड़े रहते हैं तो फर्मेंटेशन स्टार्ट हो जाता है, वो सड़ने लगते हैं, उनका प्यूरिफिकेशन होने लगता है। और ऐसा होने से इसमें एक तो एक्सेसिव गैस बनती है, ब्लोटिंग होती है, एसिड रिफ्लक्स होता है। एसिड रिफ्लक्स मतलब जैसे कई बार आदमी जब डकार लेता है तो खाने के साथ, उसके डकार के साथ में मुंह में खट्टा सा पानी आता है, इसी को हम एसिड रिफ्लक्स कहते हैं। या उसमें गट इन्फ्लेमेशन यानी आंतों में सूजन आना, ये स्टार्ट हो जाता है। ये सब मिलकर शरीर में क्रॉनिक टॉक्सिन लोड को बढ़ाते हैं, जो धीरे धीरे स्किन प्रॉब्लम्स, पाइल्स, फिशर, एलर्जीज, फैटिग सिंड्रोम और हार्मोनल इम्बैलेंस यहां तक पहुंच सकता है। अब सवाल यह है कि कैसे पहचाने कि खाना पच नहीं रहा है बल्कि सड़ रहा है। तो कुछ आसान से उपाय आपको बताता हूं। अगर जीभ पर सफेद या पीले रंग की परत आपको दिखाई देती है, सुबह उठते ही मुंह में कड़वाहट या बदबू आपको महसूस होती है, पेट में भारीपन, गैस या खट्टी डकारें आती हैं, भूख कम लगती है, जोड़ों में दर्द या फटीग रहता है, सुस्ती रहती है, या बार बार स्किन में डलनेस और एक्ने यानी मुहासे बनने लगते हैं, तो इन सारे संकेतों को आयुर्वेद में कहा गया है आम लक्षण यानी टॉक्सिन बिल्डअप होते हैं, और इससे हम पता लगा सकते हैं कि हमारा खाना सड़ रहा है। अगर हम मॉडर्न साइंस की बात करें, मॉडर्न मेडिकल साइंस की बात करें, तो वो इसको गट डिस्बायोसिस कहते हैं, जहां पर बैड बैक्टीरिया ज्यादा हो जाए और गुड बैक्टीरिया कम हो जाए, तो इस कंडीशन को गट डिस्बायोसिस कहते हैं। अब अगर रिजल्ट की बात करें कि रिजल्ट क्या होता है, तो रिजल्ट इसका निकलेगा पाचन धीमा, इम्यूनिटी कमजोर और मन का चिड़चिड़ापन। अब आते हैं कि भोजन हमारा सड़ता क्यों, उसके रूट कॉज की अगर हम बात करें कि सड़ने के पीछे कारण क्या है, तो सबसे पहला कारण है ओवर ईटिंग। जब हम बहुत ज्यादा भोजन एक साथ खा लेते हैं, मतलब पेट को पूरा भर लेते हैं, तो पेट में गैस्ट्रिक जूसेस को भोजन के साथ मिक्स होने के लिए स्पेस नहीं मिल पाता। आयुर्वेद कहता है, आचार्य चरक की अगर मैं बात करूं, चरक संहिता में कहा गया है कि हम इमेजिनरी, अगर हमें खाने की 4 हिस्से की भूख है, या हमारा पेट का साइज को हम 4 हिस्सों में इमेजिनरी डिवाइड करते हैं, तो उसमें 2 हिस्सा सॉलिड फूड, जिसमें आप रोटी, चावल, दाल, सलाद, फल, फ्रूट ये ले सकते हैं, एक हिस्सा लिक्विड, जिसमें पानी, दूध, छाछ जो भी आपने उसमें लेना है, तो 2 हिस्सा सॉलिड फूड, एक हिस्सा लिक्विड और एक हिस्सा हमने खाली छोड़ना, जिसमें वात, पित्त, कफ इन दोषों का आराम से संचलन हो सके और भोजन के साथ में मिक्सअप हो सके। यही चीज मॉडर्न मेडिकल साइंस कहती है कि अगर हमारा ओवर ईटिंग नहीं होगी, पेट हमारा पूरी तरह से भरा हुआ नहीं होगा, तो गैस्ट्रिक जूसेस हमारे भोजन के साथ में आसानी से मिक्सअप हो सकते हैं। दादी नानी की कहानी में आपने सुना होगा कि जितनी भूख है उससे एक रोटी कम खाओ, उसका पर्पज यही था। तो एक कारण हमारा होता है ओवर ईटिंग, जब हम पेट को पूरी तरह से भर लेते हैं, और दूसरा है कि हम पिछला भोजन नहीं पच रहा, उससे पहले हम अगला भोजन कर लेते हैं, जिसको हम अध्यसन कहते हैं। तो ये भी एक आम दोष की उत्पत्ति का या भोजन के सड़ने का बड़ा कारण रहता है। दूसरा कारण होता है कोल्ड फूड या प्रोसेस्ड फूड, ये हमारी अग्नि को मंद कर देते हैं, और आज की तारीख में ज्यादातर शहरों में, या इवन हम गांव कस्बों की भी बात करें, तो वहां पर भी फ्रिज में खाना रख के बार बार उसको खाना, बार बार गर्म करना, तो ये भी हमारे अग्निमांद्य के लिए, जो डाइजेस्टिव फायर है उसको स्लो करने के लिए एक बड़ा कारण होता है। तीसरा और विशेष कारण है ज्यादा देर तक हम बैठे रहें, आश्चर्य सुख में रहें, मतलब आलस में रहें, या खाना खाने के तुरंत बाद हम लेट जाएं, तो ये भी हमारे डाइजेशन को स्लो कर देता है। चौथा और एक विशेष कारण है जिसको कई बार लोग इग्नोर करते हैं और उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते, वो है टेंशन। तनाव से भी हमारा डाइजेशन इफेक्ट पड़ता है, उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। और लेट नाइट स्लीपिंग, अगर कोई आदमी बहुत देर रात में जाके सोता है और सुबह देर तक उठता है, देर से उठता है, तो ये भी, इससे भी हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसमें इम्बेलेंस होता है और डाइजेशन हमारा कमजोर होता है। पांचवा और महत्वपूर्ण कारण है कम पानी पीना, डिहाइड्रेशन। अगर हम पानी कम पिएंगे तो हमारे इंटेस्टाइन में टॉक्सिन्स, आमदोष बिल्डअप होता है, क्योंकि गैस्ट्रिक मोटिलिटी हमारी कम होती है और वो जो टॉक्सिन्स है वो आंतों में पड़े रहते हैं। अब बात करते हैं कि हम खाने को कैसे पचा सकते हैं, कुछ ऐसी रेमेडी जिनके करने से हम खाने को प्रॉपर तरीके से पचा सकते हैं और उसको सड़ने से रोक सकते हैं। तो सबसे पहला है सुबह खाली पेट या तो हम गुनगुना पानी पिए, या उस गुनगुने पानी में हम आधा नींबू का जो रस है उसको डालकर वो पीने से भी हमारा जो डाइजेशन है इंप्रूव होता है। या रात में खाना खाने के बाद में 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण हम गर्म पानी से ले लें, तो इन दोनों ही उपायों से एक तो हमारे टॉक्सिन्स फ्लश होते हैं
और जो हमारी अग्नि है, जठराग्नि है, वो जागृत होती है, मतलब प्रॉपर स्टेज में आती है। दूसरा उपाय अगर मैं बताऊं तो खाना खाने के बाद में वॉक 20 से 30 मिनट 40 मिनट की वॉक, या आयुर्वेद की लैंग्वेज में हम कहें, भाषा में कहें तो चक्रमण 100 कदम टहलना। एग्जैक्ट जो वर्ड यूज किया गया आयुर्वेद में चक्रमण है। जब हम खाना खाने के बाद में 100 कदम टहलते हैं तो इससे हमारी गैस्ट्रिक मोटिलिटी बेहतर होती है और खाने का फर्मेंटेशन नहीं होता, वो सड़ता नहीं है। तीसरे उपाय की अगर हम बात करें तो भोजन से पहले थोड़ा सा अदरक, काला नमक या नींबू, इसको हम ले सकते हैं। या एक इसका मैं आपको और सरल उपाय बताऊं, हिंगवाष्टक चूर्ण सब जगह पर अवेलेबल रहता है। आयुर्वेद में कहा गया है कि खाना खाने जब हम बैठे हैं तो उसके पहले ग्रास के साथ में, रोटी के पहले टुकड़े के साथ में लगभग आधा पौना चम्मच घी और उसमें आधा से 1 चम्मच हिंगवाष्टक चूर्ण, ये अगर हम पहले कौर के साथ में लेते हैं तो ये हमारे डाइजेस्टिव फायर को सक्रिय करता है। और आयुर्वेद में इसको दीपनीय गण कहा गया है, मतलब जो दीपन का काम करता है, जो हमारी डाइजेस्टिव फायर है, जठराग्नि है, उसको प्रज्वलित करता है। तो ये एक बहुत अच्छा उपाय है जिन लोगों को आमतौर पर खाने की इच्छा नहीं होती है या जिनको इंडाइजेशन रहता है, खाना ठीक से नहीं पचता है। चौथे पॉइंट की अगर हम बात करें तो बहुत ठंडा पानी या कोल्ड ड्रिंक, इनसे हमें बचना चाहिए क्योंकि ये स्टमक एंजाइम्स की एक्टिविटी को घटाते हैं। और पांचवा और बहुत अच्छा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, रात में हल्का भोजन करें और सोने से 2 घंटे पहले खाना खत्म कर लें। तो अगर आपको बार बार पेट में भारीपन, कब्ज या पाचन की कमजोरी महसूस होती है तो देरी ना करें, सही डायग्नोसिस और आयुर्वेदिक उपचार लें। जुड़े रहिए हमारे साथ, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।